तो हेलो बच्चों, अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक लास्ट क्लास में कर लिया था। इसके बाद अपन आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी मल्टीप्लाई करते करते अपन इवेंट का क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कब होती है मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें अपन अभी बात करेंगे। उससे पहले अपन ये क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस वगैरह में ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें लैंग्वेज काफ़ी बड़ी सी दे रखी थी, पर वो क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। तो चलो फटाफट से अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है, इन क्लास 30% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, 25% failed in mathematics and 15% failed in both physics and mathematics। एक क्लास है उसमें 30% स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हो गए और 25% किस में फेल हो गए, मैथ्स में फेल हो गए, और 15% फिजिक्स और मैथ्स दोनों में फेल हो गए। इफ़ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अब उस क्लास में आप गए और आपने एक बच्चे को उठाया कि भाई उठ, एट रैंडम उठो भैया। फेल्ड, रैंडम इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फेल्ड इन मैथमेटिक्स, और वो बच्चा, आपने क्या किया, मैथमेटिक्स में कौन फेल्ड है, आपने बोला कि हाथ खड़े करो, सबने हाथ खड़े कर दिए। अब आपने क्या किया, किसी एक बच्चे को उठा दिया। आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फिजिक्स में भी फेल्ड हुआ। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है कि वो मैथ्स में फेल्ड है, आपको क्या निकालना है कि वो फिजिक्स में भी फेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों साथ में हैपन हो। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या? ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। वो मैथ्स में फेल हो गया है, ये तो अपना कंफर्म है, और वो फिजिक्स में भी फेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस कंडीशन में, जब वो मैथ्स में भी फेल्ड हो गया हो। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में फेल्ड हुए हैं बच्चे, वो आपको दिखा रखे हैं 30% ऑफ स्टूडेंट। तो मैं आपसे पूछता हूँ, नंबर ऑफ पी का मतलब है फिजिक्स में फेल्ड हुए, नंबर ऑफ एम का मतलब है मैथ्स में फेल्ड हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 100% ही रहेंगे क्योंकि परसेंटेज में बात चल रही है। और अगर मैं एम इंटरसेक्शन पी आपसे पूछता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में फेल्ड हुए हुए स्टूडेंट का नंबर। तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, अगर मैं टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 100 मान लेता हूँ तो फिजिक्स में कितने स्टूडेंट फेल्ड हो गए, 30 स्टूडेंट, और मैथ्स में कितने हो गए, 25, और दोनों में कितने स्टूडेंट फेल्ड हो गए, 15। यहाँ तक की बात ख़त्म। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है कि एक स्टूडेंट मुझे एट रैंडम सेलेक्ट किया है और वो मैथ्स में फेल्ड है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का यही खासियत है कि वो मैथ्स में फेल्ड है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फिजिक्स में भी फेल्ड होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालूंगा, पी इंटरसेक्शन एम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 15, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे मेरे पास, 100, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने होंगे, 100 होते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट हो जाइए। फेवरेबल आउटकम्स 15 अपॉन 100 अपॉन, आ जाइए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, मैथ्स में फेल्ड हुए हुए स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 25, टोटल आउटकम्स 100। मैंने आपको बताया था अगर टोटल आउटकम्स दोनों ही कंडीशन में सेम रहते हैं तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम अपॉन नंबर ऑफ एम। तब भी आप करोगे तो आंसर आपका यही आएगा। तो कितना आ रहा है, 15 अपॉन 25। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 25। आप यहाँ से 5 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3/5। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपके पास, 3/5। और वो प्रोबेबिलिटी किसकी है कि एट रैंडम जो मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वो और मैथ्स में फेल्ड है, तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी मिली कि वो फिजिक्स में भी फेल होना चाहिए। मतलब फिजिक्स में एक स्टूडेंट फेल होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस कंडीशन में कि वो मैथ्स में भी फेल्ड है, यानी कि दोनों में फेल्ड होना चाहिए। वो वाली कंडीशन हमें निकालनी है, तो अपन ने यहाँ पर निकाल ली कि भाई वो फिजिक्स और मैथ्स दोनों में फेल्ड होना चाहिए, डिवाइड बाय मैथ्स में तो वो फेल्ड है ही।
तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये रोल रहता है। चलते हैं आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, अगर probability of simultaneously occur of event A and B is denoted by probability of A intersection B, तो probability of A intersection B की वैल्यू क्या होती है। जैसे अपन ने क्या निकाला, probability of B by A निकाला, क्या आया, probability of A intersection B अपॉन probability of A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ डायरेक्ट A इंटरसेक्शन B की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आप क्या बता सकते हो, B बाई A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B दोनों के साथ में हैपन होने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, A की वैल्यू पता है। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर B आ रहा है और A इंटरसेक्शन B, तो डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वही यहाँ पर आना चाहिए, तभी अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, तभी जाके ये वैल्यूज़ आती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल्स टू 0, वो तो ऑब्वियस सी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A तो एज इट इज़ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैंने A बाई B बाई A पूछा था तो ये आएगा A बाई B। अगर यहाँ पर A बाई B है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अभी मैंने आपसे क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A पूछा था। अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B पूछ लेता हूँ तब क्या होगा, तब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगी। ख़त्म बात। ऐसा ही हम सेम अगर एक से ज़्यादा इवेंट होते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई A इंटरसेक्शन B। आप इसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे तो यही आएगा, पर अपन इसकी वैल्यूज़ को अगर डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर n टाइम्स अगर इवेंट हो, n इवेंट हो, उनमें अपने को क्या निकालना है, सब की कॉमन। मतलब A1 इवेंट इपन हो रहा है, A2 हो रहा है, A3 हो रहा है, AN, ये सारे इवेंट एक साथ साइमल्टेनियसली हैपन हो रहे हैं, यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन कहाँ तक AN। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है, जैसे मान लीजिए 3 इवेंट एक साथ ओपन हो रहे हैं, A1 A2 A3, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब तीनों एक साथ हों। जैसे E1 नंबर आना चाहिए एक डाई को रोल करने पर, साथ ही साथ प्राइम नंबर आना चाहिए, साथ ही साथ वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ और कुछ वो पॉसिबिलिटी आ रही है, तो उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो 0 भी आ सकती है, कुछ और वैल्यूज़ भी आ सकती है, 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, पर हमेशा जो भी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AM की वैल्यू क्या होती है, आपने क्या लिखा, A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अपॉन E1, A3 अपॉन A1 इंटरसेक्शन E2, A4 अपॉन A1 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ चलती है A1 AN तक। कहाँ तक जाएगी ये, AN तक। तो ये A1 A2 नहीं है, ये क्या है, A1 इंटरसेक्शन A2। ये क्या है, A1 A2 A3। ये क्या है, A1 A2 कहाँ तक, AM-1 तक। अब कितने भी इवेंट्स हो उन सब की वैल्यूज़ अपन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं फटाफट से और क्वेश्चन पर आते हैं। अ लोड कंटेन्स 12 आइटम ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, 3 आइटम्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर नॉन डिफेक्टिव। कैसे होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। मैंने क्या किया, एक आइटम, कितने आइटम्स है, 12 आइटम है,
उनमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव है। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें बहुत आसान होती है प्रोबेबिलिटी में, कैलकुलेशन वगैरह करना और आंसर निकालना बहुत आसान होता है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया और आपने सही यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी तो क्वेश्चन ख़त्म, कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, एक लॉट है, कंटेंट है, उसमें 12 आइटम्स है, उसमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव है। मैंने कितने सेलेक्ट किए, मैंने सबसे पहले एक सेलेक्ट किया, मतलब फेवरेबल आउटकम्स बता रहा हूँ मैं, फेवरेबल केस क्या है मेरे पास, मैंने एक क्या निकाला, आइटम निकाला, वो क्या आया, नॉन डिफेक्टिव आया, बहुत बढ़िया। दूसरा निकाला, दूसरा भी क्या आना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव आना चाहिए। तीसरा निकाला, तीसरा भी क्या आना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव आना चाहिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या लिख रही है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिख रही है, क्या लिख रहा है उसको ध्यान से समझ लीजिए, अंडरलाइन कर लेता हूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अभी कितने हैं उस लॉट में आइटम कितने हैं, 12। मैंने एक आइटम निकाला और वो मान लीजिए नॉन डिफेक्टिव आया, क्योंकि मुझे वही चाहिए, नॉन डिफेक्टिव आया। अब मुझे बताइए कि नॉन डिफेक्टिव आया, मैंने उसको साइड में रख दिया, रिप्लेस नहीं किया है, ध्यान देना। तो मेरे पास जो अब लॉट में टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम बचेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ आइटम बचेंगे, वो कितने बचेंगे, 12 थे, एक निकाल लिया, अब 11 बचे। तो अब प्रोबेबिलिटी जो आएगी, लॉट के नंबर्स जो आएंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल केस आएंगे, वो 11 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, वो 11 रह जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, वापस से एक निकाला, वो भी नॉन डिफेक्टिव था, उसको भी साइड में रख दिया। अब मुझे बताओ कि टोटल आउटकम्स कितने रह गए। अब टोटल आउटकम्स रह गए मेरे पास सिर्फ 10। तो अब 10 में से मुझे एक निकालना है, तब वहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, 10 के लिए मुझे लगानी है फेवरेबल आउटकम्स, चाहे कितने भी हो, टोटल आउटकम्स क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। सबसे पहले टोटल आउटकम्स 12 थे, फिर 11, फिर 10, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा है। अगर रिप्लेसमेंट के साथ पूछता तो जैसे एक निकाला, उसको देखा नॉन डिफेक्टिव आया, वापस रख दिया, फिर वापस से उसमें से निकाला, नॉन डिफेक्टिव आया, वापस रख दिया। तो इस वाली कंडीशन में ना टोटल आउटकम्स आपके 12 ही रहते हैं, पर यहाँ पर हमने क्या किया, विदाउट रिप्लेसमेंट की, निकाला, देखा, साइड में रख दिया, उस लॉट में नहीं रखा है। तो इसलिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, आपके पास कम हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 3 आर नॉन डिफेक्टिव, तो यहाँ पर चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आर नॉन डिफेक्टिव। तो बहुत ही आसान सा तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहली चीज़, पहला वाला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला वाला मैंने लोड देखा, उसमें फेवरेबल टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास, 12 है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 आर डिफेक्टिव, पर मुझे तो क्या चाहिए, नॉन डिफेक्टिव चाहिए। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 12 - 4 यानी कि 8। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास, 8 हो गए। तो ये हो जाएगा 8/12। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आगे देखना। अब एक तो आ गया, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। दूसरे वाले की कहानी, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, क्योंकि मैंने क्या निकाला है, नॉन डिफेक्टिव निकाला है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 7, क्योंकि एक नॉन डिफेक्टिव मैं निकाल चुका हूँ। आगे चलते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि पहले नॉन डिफेक्टिव कितने थे आइटम्स, 8 थे, तो अब कितने रह जाएंगे, एक तो निकाल ही लिया, 7 रह जाएंगे। आगे चलते हैं, एक और कहानी अपने को पढ़नी है, क्योंकि 3 अपन ने क्या निकाले हैं, आइटम्स निकाले हैं, और तीनों क्या आने चाहिए, नॉन डिफेक्टिव। तो पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरे में टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, 10 हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे मेरे पास, 7 की बात ख़त्म हो गई, एक और कम कर लो, 6। तो ये जो वैल्यू आएगी यही होगा हमारा आंसर। तो प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बस इसमें आपको तरीके सही लगाने हैं। तरीके आपने क्या करे, सही लगाए तो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये तो गया 2, 4, ये 5, 2, तो ये हो जाएगा 14/55। आंसर कितना आ जाएगा, 14/55।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अपन इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको क्या करना था, 12 आइटम में से एक आइटम सेलेक्ट करना था, वो क्या आना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव आ गया। अब क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, आगे क्या चल रहा है और आगे चल रहा है। कंडीशंस क्या है, एक के बाद 3 है, तो दूसरी कंडीशन यहीं की यहीं लगेगी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारे पास काम आएगी। पहला आइटम नॉन डिफेक्टिव इंटरसेक्शन, दूसरा आइटम नॉन डिफेक्टिव, तीसरा आइटम नॉन डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाली 1, फिर 2, कब, किस कंडीशन में, जब पहला नॉन डिफेक्टिव आ चुका है तब, है ना। तो ये वाली कंडीशन हो गई ना, ये इंटरसेक्शन, ये पहला नॉन डिफेक्टिव आ गया है, उसके बाद की कंडीशन, फिर उसके बाद की कंडीशन, फिर उसके बाद की कंडीशन। अगर वो पूछता है इसमें 100 ऑन आगे, तो अपन और आगे बढ़ते जाते, क्योंकि उसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाते। अगला आप सोचो उसने 4 बोला होता तो 4 में क्या आता, अगले में क्या आ जाता, ये 5 आ जाता और ये 9 आ जाता। बस इस तरीके से अपन मल्टीप्लाई करते हुए चल जाते। अगर n नंबर ऑफ आउटकम्स होते तो n नंबर्स तक अपन सेम प्रोसेस यहाँ पर दोहरा लेते। तो चलते हैं आगे, फटाफट से आगे की बात पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। मतलब एक इवेंट हैपन हो रहा है, दूसरा इवेंट हैपन हो रहा है, दोनों में कोई आपस में तालमेल नहीं है। जैसे यहाँ पर इवेंट क्या था, इंडिपेंडेंट नहीं था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि एक अपन ने आइटम निकाला, वो नॉन डिफेक्टिव आया है, तो उसके बाद यहाँ पर टोटल आउटकम्स क्या हो जा रहे थे, कम हो जा रहे थे। तो पहले वाले इवेंट से यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा था। पर ऐसे कई बार इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। 2 इवेंट्स A and B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ़ ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ वन, एक के आने या नहीं आने का इफ़ेक्ट दूसरे वाले पर नहीं पड़ता है। डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ अदर। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम वेल शेपल पैक ऑफ, जहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, उसमें से क्या करना है, एक 52 कार्ड है, एक वेल शेपल 52 कार्ड की एक डेक है, उसमें क्या करना है, मुझे एक कार्ड निकालना है। तो एक आउटकम्स क्या आ रहा है, द कार्ड इज स्पेड। कार्ड क्या है, एक स्पेड है। स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं। बी इवेंट क्या है, कार्ड क्या है, एस है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे एक कार्ड निकालना है, वो एक स्पेड है, ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास, 13, वो एक एस है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 13। पर क्या ए इवेंट का बी इवेंट पर कुछ इफेक्ट हो रहा है, क्या ए इवेंट और बी इवेंट एक दूसरे से कुछ इंटरलिंक है, क्योंकि स्पेड वाली एक अलग से 13 सीरीज़ है, एस वाली अलग से एक 13 सीरीज़ है, तो दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो ए और बी इवेंट क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेड और एस आने की प्रोबेबिलिटी साथ साथ बताओ, तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू क्या आ जाती है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ये तो होता है फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही आ जाती है, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। ए का आने का और बी के आने का फेवरेबल आउटकम्स बिल्कुल अलग अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी हो जाती है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लिखते हैं, ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट देन ए। अब यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसे स्पेड आना और एस आना, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो स्पेड नहीं आना और एस आना ये भी क्या होंगे, एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। मतलब स्पेड नहीं आना और एस नहीं आना ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। ए एंड बी बार ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ए बार इंटू एन बी ये भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं।
आगे चलते हैं। टू इवेंट ए एंड बी आर साइमल्टेनियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंडिपेंडेंट, इट वुड मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है अभी आपको मैंने बताया था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0, उस कंडीशन में क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स जो है ना वो 0 हो जाते हैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 0। तो टोटल आउटकम्स कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी दोनों में से किसी एक की, या फिर दोनों की भी आ सकती है। आते हैं अपन ABCR पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। पेयर वाइज का मतलब क्या है, ए और बी में कोई भी इवेंट इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब ए और बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बी और सी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सी ए और सी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, ये आएगा, बी और सी निकालेंगे, ये आएगा, सी और ए निकालेंगे, ये आ रहा है। पर अगर तीनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसकी वैल्यू आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है, एस आना, डायमंड आना, स्पेड आना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाता है, मस्ट बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ठीक है, 3 में ये कहानी रहती है। हाउएवर इफ ABC आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दैट नॉट मींस दे आर इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो इंडिपेंडेंट है, हो सकता है उनमें कुछ कुछ वैल्यूज़ कॉमन आ रही हो। कैसे कॉमन आती है वो भी आप अपन अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि ये वाली कंडीशन क्या कह रहा है, दे आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं अपन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में काफ़ी आते हैं। देखो क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटीज दैट एन एयरक्राफ्ट गन है कैन हिट द टारगेट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शॉट आर 0.6, 0.7 और 0.1। पहले अटेम्प्ट में 0.6 पॉसिबिलिटी है, दूसरे अटेम्प्ट में 0.7 पॉसिबिलिटी है, और थर्ड इवेंट में सबसे कम है 0.1। हो सकता है मशीन एक्यूरेसी कम हो जाती होगी थर्ड इवेंट तक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 0.1। किसकी प्रोबेबिलिटी, हिट करने की टारगेट को। आगे चलते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गन हिट्स द टारगेट। मैंने आपको एक कहानी बताई थी अभी जब अपन क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपन 2 तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, 2 तरीके से। मान लीजिए मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गन हिट्स द टारगेट। क्या कर रही है, हिट्स द टारगेट। तो वो कैसे कैसे हिट कर सकती है, कि वो जो गन है वो पहले अटेम्प्ट में ही टारगेट को हिट कर दे। कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है उसकी, 0.6 प्लस। और कैसे वो हिट कर सकती है टारगेट को, मान लीजिए पहले इवेंट में वो टारगेट को हिट नहीं कर पाई, पहले इवेंट में यानी कि पहले अटेम्प्ट में वो टारगेट को हिट नहीं कर पाई, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बता सकते हैं क्या। पहले इवेंट में टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.6 है तो नहीं करने की इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, बाकी सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट में ही उसने हिट कर दिया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार में हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, कितनी आ रही है, 0.6 आ रही है प्लस। अब वो सेकंड बार में भी तो कर सकती है, तो सेकंड बार में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बार में उसको मिस करना पड़ेगा टारगेट को। तो पहली बार में टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो पहली बार में टारगेट को मिस करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 हो जाएगी ना, 1 माइनस 0.6। अब आते हैं आगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपन सेकेंड अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी में हिट करने की, कितनी आ रही है मेरे पास, 0.7 प्लस। हिट करना है, हो सकता है तीसरे अटेम्प्ट में जाके कराओ, तो तीसरे अटेम्प्ट तक जाने के लिए पहली बार में मुझसे हिट नहीं होना चाहिए टारगेट गन शॉट से, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4। दूसरी बार में भी नहीं, अगर हो गया तो ख़त्म ही हो गया ना खेल, फिर तो
फिर तो अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसीलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं कि दूसरी बार में भी नहीं हुआ है, तो दूसरी बार में ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो ना होने की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3 आ जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद आप हिट करवा दो। कितनी प्रोबेबिलिटी है थर्ड अटेम्प्ट में, 0.1। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हिट द टारगेट की ये वाली वैल्यूज़। तो आप यहाँ पर क्या करें, इसको लिख दें 6/10 प्लस 28/100 और इसको लिख दें आप 12/1000। तो ये हो जाएगा आपके पास 1000, ये हो जाएगा आपके पास 600 प्लस 280 प्लस 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 + 2 8 92/1000। तो वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 0.892। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.892। आगे चलते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन को और इजी तरीके से कैसे कर सकते थे। मान लीजिए कि इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है मुझसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द टारगेट। तो मैं क्या निकालता, मैं निकालता प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ H क्या है, हिट, टारगेट को हिट कर दे। मैं क्या निकालता, H बार की वैल्यू निकालता कि तीनों ही अटेम्प्ट में ये क्या कर रहा है, उसको हिट नहीं कर पा रहा है, और उसमें से क्या कर देता, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता। यहाँ क्या आता, 1 माइनस पहले अटेम्प्ट में भी उसको हिट नहीं कर रहा है, दूसरे में भी नहीं कर रहा है, तीसरे में भी नहीं कर रहा है। तो पहले में नहीं करने का क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 0.4। दूसरे में नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0.3। और तीसरे में नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0.9। आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा इस तरीके से। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, 4, 3 और 9। आगे चलते हैं। 3 इवेंट्स डिफाइंड ऑन एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस। अब आते हैं अपन मिक्स क्वेश्चन में। जैसे अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़े, ये सब चीज़ें पढ़ी, उसके बाद वाली चीज़ आते हैं अपन और आगे की चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल, अगर अब जैसे अपन ने 2 इवेंट के बारे में पढ़ा कि नंबर ऑफ A यूनियन B की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। सेम अगर हमें दे रखे हैं 3 इवेंट, तो अब हम क्या कंडीशन रहती है, तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया था, प्रोबेबिलिटी लगा दी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला, और ये यहाँ पर N है, वहाँ पर P लिख दिया था। सेम बात 3 इवेंट के लिए भी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C अगर पूछा जाए, A B और C के साथ में अपन होने की, A और B और C, तो वो क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो 3 की कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला ये वाला रहता है। तो चलें आगे चलते हैं। एग्जैक्टली 1 हैपन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से अपन देख सकते हैं। आगे आते हैं अपन मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब उसमें सब कुछ मिक्स आ जाता है। फिर उसके बाद अपने पास बेस थ्योरम बचती है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बचती है, फिर उसके बाद अपन आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। चलें। A problem is mathematics is given to 2 children who solve it independently. If the probability of A solving it is 1/2 and probability of B solving it is 2/3. क्या दे रखा है, एक इवेंट है जिसमें क्या है, probability that the problem is solved। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अपने को क्या पूछा है, उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या पूछा है कि एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो चुकी है, मुझे ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो A ने सॉल्व की है या फिर B ने। प्रोबेबिलिटी ऑफ A सॉल्व्ड, वो सॉल्व हो चुकी है, पर मुझे ये देखना है कि वो A ने सॉल्व की है। और एक और क्वेश्चन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B सॉल्व।
चलो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इधर देखना ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व, ए ने सॉल्व कर दी तो क्या है प्रोबेबिलिटी ए को सॉल्व करने की 1/2 है और बी को सॉल्व करने की भी बी सॉल्व करे वो क्या है 2/3 है। नहीं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या दे रखा है मुझे, A problem in mathematics is given to two children who solve it independently. Probability of A solving it is 1/2 and probability of B solving it is 2/3. Find the probability the problem is solved. कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब वो किसने करी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को निकालना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है मुझे, वो सॉल्व हो चुकी है, तो वो किसने करी होगी, या तो ए ने करी होगी या फिर बी ने करी होगी। तो इसको कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ए ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया 1/2, ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने केसेस बनेंगे पहले तो वो सोचो। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ना, तो क्या हो सकता है, ए ने सॉल्व कर दी होगी, ए सॉल्व्ड इट, या फिर बी ने सॉल्व करी होगी, बी सॉल्व्ड इट, या फिर ए एंड बी दोनों ही भी तो सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो ये वाली कंडीशन भी तो यहाँ पर आ सकती है। इसका मतलब यहाँ पर 3 कंडीशन बन रही है, या तो वो ए ने सॉल्व कर दी, अगर ए ने सॉल्व कर दी तो बी ने नहीं करी, एक कंडीशन ये बनी, बी ने सॉल्व कर दी ए ने नहीं करी, और दोनों ने ही सॉल्व कर दी। यहाँ पर 3 कंडीशन इस तरीके से बन रही है। तो आइए फटाफट से अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो ए ने सॉल्व करी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, और बी ने नहीं करी, बी ने करने की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो नहीं करने के 1 - 2/3 यानी कि 1/3 प्लस ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, वो वाली कंडीशन अपन ने ले ली, ए नहीं कर सकता उस प्रॉब्लम को सॉल्व, ए से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 - 1/2 यानी कि ये 1/2 होगा, ये बार है इनटू। अब बी ने नहीं करी तो ए को तो करना ही है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो कितना आ जाएगा तब 2/3 प्लस, अब वो वाली कंडीशन आएगी जिसमें हम बोल रहे थे कि ए ने भी कर दी बी ने भी कर दी, दोनों भी तो कर सकते हैं, उसके लिए आएगा 1/2 इंटू 2/3। तो आप देखेंगे एलसीएम कितना आ रहा है 6, यहाँ आ रहा है 1 + 2 + 2 कितना आ गया 5/6। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 5/6, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। Without an expectation turns defended until head occurs for the first time. The person getting the head for the first time wins. If Virat starting then find their respective chance of winning. Respective chance of winning निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है कि विराट जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और अनुष्का जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन है ये। एक में क्या करना है, मुझे विराट को विन कराना है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट विन हो जाए, और एक में अनुष्का, ठीक है। बहुत ही आसानी से अपन कर सकते हैं, विराट और अनुष्का को अपने को विन कराना है। तो देखना बेटा, विराट एंड अनुष्का टॉस अ कॉइन एंड टर्न इंडेफिनिटली अंटिल हेड ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो विनिंग पॉसिबिलिटी क्या है, अब विराट विन कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि विराट ने जब टॉस किया तब क्या आ जाना चाहिए, हेड आना चाहिए। जिसके पहले हेड आ गया वो जीत गया। तो उस वाले क्वेश्चन को अभी भूल जाओ, इधर आ जाओ। आप क्या करना है, विराट को जिताना है। विराट कैसे जीत सकता है, विराट कैसे जीत सकता है, या तो सबसे पहले कौन स्टार्ट कर रहा है गेम को, विराट स्टार्ट टॉसिंग। विराट ने टॉस किया, सिक्का उछाला और क्या आ गया, हेड आ गया, और वो जीत गया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, पर ज़रूरी नहीं है पहली बार में आ जाए। तो क्या आएगा प्लस, पहली बार में अगर हेड नहीं आया तो दूसरी बार में भी हेड नहीं आना चाहिए। क्यों, पहली बार में हेड नहीं आया विराट हार गया, दूसरी बार में हेड नहीं आया अनुष्का हार गई, तीसरी बार में हेड आना चाहिए, तब जाके विराट जीतेगा। तो पहली बार में हेड नहीं आया की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आया तो टेल आया होगा 1/2, दूसरी बार में भी हेड नहीं आया तो फिर टेल आया होगा 1/2,
तो तीसरी बार में हेड आ गया प्लस। जरूरी नहीं है तीसरी बार में जीत गया हो, आगे भी तो जा सकता है। और ये कहाँ तक जा सकता है इसके बाद बताऊंगा। पहली बार में नहीं जीता, पहली बार में टेल, दूसरी बार में अनुष्का ने लिया था तो दूसरी बार में तो जीत ही नहीं सकते, तीसरी बार में भी नहीं जीत सकते, चौथी बार में भी नहीं जीत सकते। विराट अनुष्का विराट अनुष्का विराट, अब यहाँ पर जीत सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ तक जा सकती है? ये जा सकती है इनफाइनाइट टाइम्स तक। आप कहाँ तक जोड़ोगे इसको, क्योंकि विराट को विन कराना है तो कितने तरीक़ों से हो सकता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, जहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 और कॉमन रेशो क्या है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको कॉमन रेशो भी मिल जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है ना, आपको एक इनफाइनाइट जीपी बनती भी दिख रही होगी। इनफाइनाइट जीपी में आप सम लगा देंगे a/1 - r, कितना आ जाएगा ये 4 और 3 और 2/3। तो विराट के विन होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। अब अनुष्का को जिताना है। अनुष्का को कैसे जिता सकते हैं? पहले टॉस किया विराट ने तो उसमें तो वो हारना चाहिए, तो हारना चाहिए यानी कि 1/2 तरीके से, और फिर उसके बाद मिला मौका अनुष्का को और उसमें वो जीत जानी चाहिए यानी कि 1/2 प्लस। और कैसे अनुष्का विन हो सकती है? पहली बार में नहीं आना चाहिए, दूसरी बार में नहीं आना चाहिए, तीसरी बार में वापस से विराट का नंबर इसमें भी नहीं आना चाहिए 1/2, और चौथी बार में अनुष्का का नंबर है इसमें आ जाना चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चल रहा है। ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी का सम है। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1/4 है, तो एस कितना आ जाएगा, ये एस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी a/1 - r 1/4, कितना आ जाएगा ये 1/3। तो आंसर कितना आ जाएगा उस कंडीशन में 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर शायद ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, कितना आ जाएगा 1/3 a/1 - r, एस की वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आते हैं इससे। कैसे क्वेश्चन आते हैं उन सब पे बात करें। लेट एन एक्सपेरिमेंट इज डन रिपीटेडली लाइक टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाई और चूजिंग अ बॉल फ्रॉम। अब इसमें क्या होता है ना, रिपीटेशन है, मतलब 10-15 बार उसको क्वेश्चन उस इवेंट को अपन ने किया है, तब उसमें क्या लगाते हैं अपन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। ईच टाइम वी डू इट इज कॉल्ड एज अ ट्रायल। दिस ट्रायल आर आल्सो नोन एज बर्नौलीज ट्रायल। बर्नौलीज ट्रायल कैसे होती है, फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट टाइम अपन कर सकते हैं। और बाइनौलीज ट्रायल कैसी होती है, बर्नौलीज ट्रायल होती है फाइनाइट होती है, क्योंकि आपने क्या किया है, एक डाई को रोल किया है, आप कितनी बार करा, 6 टाइम्स 7 टाइम्स, और कुछ आने की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, तो उसके लिए बर्नौली जो प्रोबेबिलिटीज होती है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पर इवेंट कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट इंडिपेंडेंट, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स एटलीस्ट। तो देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस मतलब मान लीजिए कोई भी एक इवेंट है जिसमें जैसे 10 बार अपने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा सक्सेसफुल इवेंट, और Q हो जाएगा फेलियर, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर बर्नौलीज प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PR = NCR P की पावर R Q की पावर N-R। ठीक है, R जहाँ पर आएगा जितनी अपनी सक्सेस है प्रोबेबिलिटी की। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे होती है। इससे पहले थोड़ा सा और आइडिया दे लेते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, n × p, मीन निकालना है ना, मीन निकालते हैं तो n × प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन, वेरिएंस n × p × q, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, n × p × q, p क्या है सक्सेस और q क्या है फेलियर। मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सबको सम करना है, ये आ जाता है अपने पास n × p। आगे चलते हैं। पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन 6 टाइम, पेयर ऑफ डाइज थ्रोन 6 टाइम। अब देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगेगा NCR P की पावर R Q की पावर N-R।
ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें और यहाँ पर ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आर की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है। आर की वैल्यूज़ क्या होगी, आर की वैल्यूज़ होगी सक्सेस, नो सक्सेस। गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन 6 टाइम। आप सोचो पेयर ऑफ डाइज है, उसको 6 बार आपने रोल कर दिया, 6 बार रोल कर दिया है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सक्सेस क्या है हमारे पास, सक्सेस का पैरामीटर क्या है कि हमारे पास डबलेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डबलेट आना चाहिए। तो सक्सेस क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कितने डबलेट होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, फिर वापस से उसको थ्रो किया, फिर वापस से थ्रो किया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 36। अभी अपन ने टेबल बनाया था। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, डबलेट। डबलेट कितने होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 अपॉन 36 कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/6। क्यों, ये तो रहा सक्सेस। फेलियर क्या आ जाएगा, डबलेट नहीं आना चाहिए। तो डबलेट कितने तरीकों से नहीं आ सकता है, इन सबको हटा दो, तो 25 कितने बचेंगे, ये 30 बचेंगे। 30/36 कितना आ जाएगा, 5/6। अब आ जाइए फटाफट से, अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू तो उसने दे रखी है, कितनी बार, 6 टाइम्स, 6 CR P क्या है, सक्सेस है 1/6 की पावर R। Q क्या है, फेलियर है 6 - R। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है एग्जैक्टली सबसे पहला बोल रहा है नो सक्सेस, यानी कि मुझे सक्सेस चाहिए ही नहीं। इसका मतलब एक बार भी डबलेट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बर्नौली वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू को 0 रख देंगे। तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 6C0, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 5/6 की पावर 6, ये आएगा मेरे पास। आते हैं सेकंड वाले पर, एग्जैक्टली वन सक्सेस के लिए क्या कर देंगे, एग्जैक्टली वन सक्सेस के लिए आर की वैल्यू को क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो वो हो जाएगी 6C1 और 1/6 और 5/6 की पावर 5, ये आ जाएगा आपके पास आंसर, एग्जैक्टली वन सक्सेस। तो बाकी सब में क्या चाहिए, फेलियर चाहिए ना, बाकी सब में क्या चाहिए, फेलियर चाहिए, तो ये आ जाएगा एटलीस्ट वन सक्सेस का मतलब है या तो 1 सक्सेस हो, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 तो होनी चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो और 6 हो। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, आर के वैल्यूज़ को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे और 6 रखेंगे और सबको जोड़ देंगे। उससे अच्छा एक और काम होता है, उससे अच्छा क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 की जगह क्या कर देंगे अपन, एटलीस्ट 1 की जगह क्या कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक भी ना हो, यानी कि R = 0, यानी कि फर्स्ट वाले पे जो आंसर आया था उसमें से अपन क्या कर देंगे, 1 में से उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ रहा था, 5/6 की पावर 6, ये आ जाएगा अपना थर्ड वाला आंसर। एट मोस्ट 1 सक्सेस का मतलब क्या होता है, या तो 1 सक्सेस आनी चाहिए या कोई भी सक्सेस नहीं आनी चाहिए। तो अपन इसमें क्या करेंगे, R की वैल्यू को 0 रख देंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R की वैल्यू को 1 रख देंगे। तो ये जो आंसर आएगा अपने पास वो हो जाएगा एट मोस्ट सक्सेस। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, फटाफट से ये चैप्टर भी, इस पार्ट को भी अपन खत्म कर देते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, E1 E2 E3 AN क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट है विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये सारे इवेंट है अपने पास, E1 E2 E3 EN तक। ये कैसे इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और इंडिपेंडेंट भी है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इनमें से कुछ कॉमन चीज़ लेनी है। क्या लेना है मुझे, कुछ कॉमन चीज़ लेनी है। ये मेरा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगा, ए क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, थोड़ा थोड़ा वो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। आप सोचिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगा। सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना रहा, तो मैं किस में से इंटरसेक्शन लूँगा, E1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस E2 में लूँगा ए इंटरसेक्शन E2,
E3 में लूँगा और कहाँ तक, सो ऑन A इंटरसेक्शन EN लूँगा, इन सब को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इफ़ A बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेटर देन ऑफ द अबव रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A वैल्यू आ जाएगी। A और इवन में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालो A की, आप सोचो A की प्रोबेबिलिटी आप इवन में ही निकाल रहे हो पहले तो ये आ जाएगा। और आप सोचो फिर, इसमें कलर चेंज कर देते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी कब निकाल रहा हूँ, इवन में ही निकाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, प्लस कर देंगे। ए की प्रोबेबिलिटी कब निकाल रहा हूँ, जब E2 की बात चल रही है, ये आ जाएगा। E3 की बात, E4 एंड EN सो ऑन, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवरऑल क्या आ जाएगी, जब E1 इंटरसेक्शन ए में निकाली, E2 इंटरसेक्शन ए में निकाली, E3 इंटरसेक्शन ए में निकाली, तो ये सो ऑन। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक चीज़ आती है अपने पास। अब इफ ए एंड बी सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, अपन इसको डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन E1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो फॉर्मूला पड़ा था वही यहाँ पर काम आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसकी वैल्यू क्या होती है, बस आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, EN तक ये बात चलेगी। आगे चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर अपन इसको समीशन लिख के भी लिख सकते हैं, पर आप इस तरीके से याद करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालूंगा मैं, E1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की संभावना, पॉसिबिलिटी रहेगी, E2 में भी रहेगी, EN तक भी रहेगी, उन सबको क्या कर देंगे अपन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके इस तरीके से लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2, इस तरीके से अपन आगे चलेंगे। इस पर जो क्वेश्चन आया है वो भी थोड़ा सा लेंदी है, उस पर अपन बात कर लेंगे। आगे चलते हैं अपन। बॉक्स कंटेन 3 coins, 1 coin is fair, 1 coin is two headed and 1 coin is weighted, so that the probability of head appearing is 1/3. A coin is selected at random and toss, find the probability that head appears. मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर, कि मेरे पास मैंने कॉइन को टॉस किया और उसमें क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो हेड कैसे कैसे आ सकता है, हेड कैसे कैसे आ सकता है, मैंने मान लीजिए 3 कॉइन है, एक कॉइन निकाल लिया, एक कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3 कॉइन है टोटल, तो एक कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि एक कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरे पास 1/3। क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। एक कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब वो कौन सा कॉइन है, फेयर वाला कॉइन हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेयर वाला कॉइन हुआ, इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उस कंडीशन में 1/2 हो जाएगी। प्लस आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने तीसरा जो कॉइन निकाला वो फेयर वाला कॉइन नहीं था, तो दूसरा वाला था, तो उसको भी निकालने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 ही रहेगी, और उससे मेरा हेड आया, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, क्योंकि उसके तो दोनों ही साइड में हेड आ रहा है। प्लस कंडीशन अभी जो अपन ने पढ़ा था ना, टोटल प्रोबेबिलिटी वाली इक्वेशन है ना, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अपन इसको यूज़ कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है, तो हेड कहाँ कहाँ आ सकता है, पहले वाले कॉइन से हेड आ सकता है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे वाले से हेड आ सकता है, उसके वाले में प्रोबेबिलिटी 1, तीसरे वाले से भी हेड आ सकता है, उसमें आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पहले तो सेलेक्ट कर लिया अपन ने, उसको सेलेक्ट करने के लिए तरीके कितने हो जाएंगे, 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वेटेड है वो, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 ना होकर 1/3 हो गई, तो उसमें क्या हो जाएगा 1/3। तो आप यहाँ कर लो एलसीएम, तो यहाँ से आ रहा है 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/9, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2, कितना आ जाएगा आपके पास 11/18। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 11/18। तो हेड कैसे कैसे आ सकता है उसके बारे में अपन ने सोचा कि इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है और इस तरीके से आ सकता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपन ने यहाँ से निकाल ली। बेस थ्योरम पे आते हैं। बेस थ्योरम भी सेम है, सिमिलर टाइप की है। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। तो आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, A1, A2, A3 और AN में प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा।
Bag A contain 3 white, 7 red ball and bag B contain 3 white and 2 red ball. One ball is surrendered and a ball is drawn from the probability of drawing a ball from the bag A if the ball drawn is white. देखो यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बॉल ड्रॉन इज वाइट। मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग ए में से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है, बैग ए में से मुझे निकाली गई है, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चले, बहुत बढ़िया। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग ए में से निकाली गई है, पर वो कैसी बॉल है, वाइट बॉल है। तो फटाफट से बताओ कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास क्या दे रखा है, बेस थ्योरम पर मुझे क्या निकालना है कि वो बैग ए में से निकाली गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वो जो बॉल है वो बैग ए में से निकाली गई है। साथ में मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो वाइट बॉल है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फटाफट से बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा कि अपन ने क्या चूज़ किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए इनटू ए में से ही क्या निकाल ली, वाइट बॉल निकाल ली। ए में से ही क्या निकाल ली मैंने, वाइट बॉल निकाली। ए में से ही वाइट बॉल आने की पॉसिबिलिटी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ए में से वाइट बॉल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन W अपॉन में आ जाएगा टोटल केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन W प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बी में से भी वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ ध्यान से देखना आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2, कोई सा भी एक बैग सेलेक्ट कर सकते हैं, इनटू ए में से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ए में टोटल बॉल्स कितनी हैं 10, तो वाइट बॉल कितनी है 3, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 3, टोटल आउटकम्स कितना है 10, तो ये हो जाएगा 3/10 अपॉन 1/2 इंटू 3/10 आ जाइए बाहर। प्लस बैग बी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब बैग ए सेलेक्ट करने की 1/2 है तो बी की भी कितनी रहेगी 1/2 इनटू बैग बी में से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइट बॉल जो आई है वो बी में से भी तो आ सकती है, वाइट बॉल आई है ना, वो बैग ए में से आए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पर वो टोटल आउटकम्स में तो सारी कंडीशन आएगी ना, सारी कंडीशन आएगी, इसका मतलब वो उससे भी आ सकती है बी बैग से, और बी बैग में वाइट बॉल्स कितनी है 3, और टोटल आउटकम्स हो जाएंगे अपने पास 5। आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर 3/20, नीचे आ जाएगा 3/20 प्लस 3/10। तो यहाँ पर अपन ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3/10 तो 0 0 कैंसिल कर दो, 3/2 प्लस 3 3/2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 3 अपॉन नीचे आ जाएगा 6 9, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/3। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 1/3 आ जाएगा। तो वो बॉल आने की पॉसिबिलिटी एक्सटेंडेड बेस कहाँ लगाते हैं, विद द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट। मतलब उसमें क्या होता है, आपको कुछ कंडीशंस दे देगी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और आपको दूसरी कंडीशंस प्रेडिक्ट द पास्ट एंड द फ्यूचर। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, 3 सिक्के हैं, उसमें से आपने एक सेलेक्ट किया और हेड आ गया, तो वो पूछ लेगा कि पॉसिबिलिटी की अगली बार जब अपन टॉस करें तो भी हेड आना चाहिए। तो उसमें अपन क्या करते हैं, एक्सटेंडेड बायस थ्योरम लगाते हैं। उसके बाद अपन आते हैं अपने लास्ट पर, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्री में अपन प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, 1 डायमेंशन में क्या जाता है, स्ट्रेट लाइन जाती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, वही फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। आपको हमेशा वो फॉर्मूला क्या याद रखना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो इसमें क्या होगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या है, फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। भाई ए टू बी में 16 सेंटीमीटर की लेंथ है, मुझे कितना चाहिए 2 सेंटीमीटर। कितने तरीक़ों से मैं वहाँ पर सेलेक्ट कर सकता, या फिर उनमें से कुछ पार्ट लेना है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो ये जैसे 2/16 आ गया। 1D में अपन क्या करेंगे, फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ लेंगे।
अगर 2D में आते हैं तो प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है एरिया की आ जाएगी। और 3D में अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ बिना बताए तो आप बता सकते हो कि वॉल्यूम की बात चलेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। जैसे फेवरेबल एरिया मान लीजिए ये है, इसकी रेडियस 1 है और ये वाला जो सर्किल है अपनी उसकी रेडियस 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कोई सा भी पॉइंट मैं सेलेक्ट करूं और वो इसमें आना चाहिए, उसकी क्या रहेगी, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/25। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, 3 डायमेंशनल में अपन किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल वॉल्यूम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम्स। जैसे यहाँ पर पूरा वॉल्यूम्स है, इसमें एक और वॉल्यूम वाली क्यूब आ गया, स्फीयर है, स्फीयर के अंदर अपन ने क्या कर दिया, एक क्यूब डाल दिया। तो यहाँ पर क्या लगेगी अपने पास, 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आया उस पर आप आते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कठिन नहीं आते। सर्किल ऑफ रेडियस ए इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 है। बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए इसका, आपने फिगर बना लिया, आपसे क्वेश्चन खत्म। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट चूजन, अपन ने एक पॉइंट चूज किया है एट रैंडम इज क्या दे रखा है, इनसाइड द स्क्वायर बट आउटसाइड द सर्किल। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन में दिया है, आपको क्या दे रखा है, एक सर्किल रेडियस कितनी दे रखी है, मुझे ए दे रखी है, ठीक है, और किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। तो फटाफट से अपन क्या करते हैं, पहले तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये अपन ने एक स्क्वायर बना लिया। अब इसके अंदर एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी आ रही है अपने पास, ए। चलो इस तरीके से ये एक सर्किल है और एक स्क्वायर है। स्क्वायर की लेंथ कितनी है मेरे पास, 2a है, और इसकी रेडियस कितनी आ रही है मेरे पास, a आ रही है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2a। इसका मतलब ये इस तरीके से आएगा। अब मैंने यहाँ पर एक रैंडम एक पॉइंट चूज़ किया, यहाँ पर भी चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी चूज़ कर सकता हूँ। वो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो जो पॉइंट है वो इनसाइड द स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर के तो अंदर आएगा, और आउटसाइड द सर्किल कहाँ आना चाहिए, आउटसाइड द सर्किल। इसका मतलब वो इस रेंज में आना चाहिए, आउटसाइड द सर्किल एंड इनसाइड द स्क्वायर, यानी कि वो इस एरिया में आना चाहिए। बस आपको इतनी सी बात समझनी है कि वो इस एरिया में आना चाहिए। तो यहाँ पर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ए मान लेते हैं। क्या होगा, ये वाला एरिया माइनस टोटल एरिया। तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे आप, ये वाला एरिया निकलेगा अपने पास स्क्वायर का एरिया माइनस सर्किल का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या है, 2a इसकी साइड है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस इस सर्किल का एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन आ जाएगा अपने पास फेवरेबल टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स तो ये हैं कि इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर के अंदर ही आएंगे, जितने भी पॉइंट अपने को सेलेक्ट करने हैं वो इधर ही तो आएंगे, यहाँ या फिर यहाँ, यहाँ पर यहाँ, यहाँ। तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। तो अपन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि हमने कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज़ किया है, वो कहाँ आना चाहिए, इस स्क्वायर के अंदर आना चाहिए और इस सर्किल के बाहर आना चाहिए। तो हमारे पास फेवरेबल एरिया, वही वापस से सेम चीज़, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा जिसकी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, इस स्क्वायर के एरिया ABCD में से ये सर्किल जिसका सेंटर O है और रेडियस कितनी है A, उसके एरिया को माइनस कर दे तो अपने पास फेवरेबल एरिया आ जाएगा। फेवरेबल एरिया आ गया अपॉन टोटल एरिया। बस इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पाई a स्क्वायर अपॉन, इसको दोनों के साथ लिख दो, 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास, इससे ये कैंसिल, 1 माइनस पाई बाई 4।
तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पॉइंट सोर्स क्या है, हमने एट रैंडम, और वो पॉइंट इस स्क्वायर के अंदर आना चाहिए और इस सर्किल के बाहर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब लेट सपोज अगर उसने क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया कि वो जो पॉइंट लिया है वो सर्किल के अंदर आना चाहिए, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, इस सर्किल का एरिया हो जाएगा। तो तब आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेते हैं उस इवेंट को, तब इसका एरिया कितना आ रहा है मेरे पास, इस सर्किल का एरिया क्या आ रहा है, वही वापस से पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू इसकी रेडियस कितनी है ए स्क्वायर अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है, वापस से वही स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, 2a का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही वापस से सेम चीज़ लगेगी, क्योंकि एरिया वाला क्वेश्चन है, एक रैंडम पॉइंट चूज़ कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तब क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। सेम चीज़। तो इस तरीके से ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो भी अपन से हो सकते हैं। अब इसमें वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें वही वापस से फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यहाँ पर आप स्फीयर ले लो और क्यूब ले लो, तो उस तरीके से आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला लगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना आप, स्फीयर के वॉल्यूम का और क्यूब के वॉल्यूम का, तो उससे वो हो जाएगा। बस हमें ये देखना है कि वो पॉइंट कहाँ आ रहा है, उस पॉइंट को आप वहाँ पे ला दो। जैसे यहाँ चाहिए तो यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर खत्म होता है प्रोबेबिलिटी। थैंक यू सो मच, अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, बाय।